हाय डियर फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं अ न्यू मेथड, द मेथड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आज करीबन ये लास्ट मेथड है जो हमें ख़त्म करनी है इंडेक्स नंबर के अंदर। इसके बाद सिर्फ टिपिकल्स और थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही हमें देखने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, वो है कि ये चैप्टर जो है ना, इसकी 3 ऐसी शॉर्टकट्स है जो हमें डिस्कस करनी है। लेकिन ये 3 जो शॉर्टकट्स है, वो तीनों की 3 शॉर्टकट जब हम क्लास में मिलेंगे, होप सो बहुत जल्दी मिलेंगे, उसके टाइम पे हम लोग ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत वैल्यूबल टॉपिक है। ठीक है, हाँ, लेकिन उस 3 मेथड के शॉर्टकट की अगर बात करें तो उसका बेस, उसका पिलर इस मेथड से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई तो फिर वो 3 शॉर्टकट समझने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। एक और बात, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वो लास्ट पेयर और पासे को कैसे याद रखते हैं वो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वो तो शॉर्टकट का एक छोटा सा पहलू है। ऐसे ये 3 जो शॉर्टकट्स है वो पूरे चैप्टर को ईजी कर देगा। ये मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी लेक्चर की 2 मिनट भी मिस कर दी तो हो सकता है उसमें से वो टॉपिक निकल जाए, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। वैसे आज का जो टॉपिक है बहुत इजी है। हमें पढ़ना है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसकी 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 फैमिली बजट मेथड और नंबर 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम लोग पहली मेथड पढ़ रहे हैं, अब फैमिली बजट मेथड। बहुत अच्छे से ध्यान देना, शायद ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा हुआ है। कौन सा? मेथड्स ऑफ फैमिली बजट। उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। शायद हमने ये पढ़ा हुआ है। याद है कौन सी मेथड दी है? वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर था ना। वेटेज एवरेज के अंदर हमने ये पढ़ा था, जब वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर होता है तो उसे हम लोग इक्वेशन कौन सा यूज़ कर रहे थे? सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। यानी कि ये वही चीज़ है। और अगर याद हो, वेटेज एवरेज के अंदर मैंने कुछ सिखाया था कि हम लोग W कैसे ढूंढेंगे, वो शायद मैंने उस टाइम पे बता दिया था। I कैसे ढूंढेंगे वो भी शायद उस टाइम पे मैंने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक W कैसे ढूंढेंगे वो मैंने नहीं बताया था, है ना। तो W कैसे ढूंढना है वो हमें आज सीखना है। तो वहाँ पे जो काम अधूरा था वो आज हम पूरा करेंगे। तो अगर वो लेक्चर मिस हो गया तो वो एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि उसका ही पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर से 1.4 में जो सेकंड नंबर का सम है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिया है, क्योंकि वो अलग है। पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। मैं सम रीड कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड्स ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द प्राइस एंड कंजप्शंस ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रेट इट। मैंने इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे। दोस्तों ये चालू करें उससे पहले एक छोटा सा डाउट है, किसी स्टूडेंट ने मुझे क्वेरी के लिए पूछा हुआ था, मैं आपको वो समझा देता हूँ। बेस ईयर कैसा होता है? तो याद रखना है, बेस ईयर ऑलवेज नॉर्मल होना चाहिए। यानी कि उस ईयर के अंदर किसी भी नेचुरल कैलामाइट्स, अब मैन मेड इवेंट्स, ऐसी कोई, है ना, डैमेजेस इवेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो होगा आपका नॉर्मल ईयर। जैसे कि 2001 आप नहीं ले सकते हो, पर्टिकुलरली गुजरात, क्योंकि 2001 में गुजरात में सुनामी, अर्थक्वेक आया था। अगर आप 1991 की बात करो तो वो नहीं ले सकते हो, क्योंकि 1991 के अंदर इंडिया में एलपीजी पॉलिसी डेवलप हुई थी। तो ये सारे ऐसे ईयर है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे, और वो ऐसे चेंजेस थे जो मैनमेड हो सकते हैं, वो नेचुरल हो सकते हैं। उसी की वजह से आप वो ईयर नहीं ले सकते हो। तो याद क्या रखना है? नेचुरल ईयर, सॉरी नॉर्मल ईयर, यानी कि बेस आपका नॉर्मल ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये सम पे लौटते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर ये जो सेकंड नंबर का सम है, मैंने उसकी फिगर्स यहाँ पे लिख कर रखी हुई है। चलो एक एक करके हमें इसे समझना है। दोस्तों यहाँ पे Q है, P है और P1 दिया हुआ है, क्योंकि बेस ईयर 2010 है इसलिए उसका बेस Q होगा Q0, P होगा P0, और ये करंट ईयर का इसलिए वो हो जाएगा P1। अच्छा, I के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा पहले तो W। याद रखो दोस्तों, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? पहले
W ढूंढना पड़ेगा, और W ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो आपको कभी नहीं भूलना है, इट्स अ P0 Q0। W ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, P0 Q0, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। चलो हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो P एंड Q इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 15 इट्स 900, 40 मल्टीप्लाई 32, 40 मल्टीप्लाई 32 1280, ओके, 15 मल्टीप्लाई 12 180, और 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50, अगेन इट्स वेरी इजी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका W, था ना इजी। P0 Q0 का मतलब क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं I पे, क्योंकि I तो ढूंढना पड़ेगा ना फॉर दिस इक्वेशन। सो I ढूंढने का फॉर्मूला था P1 डिवाइड बाय P0 और मिडल में मल्टीप्लर 100, ठीक है। और दोस्तों याद हो तो ये मेथड या ये फॉर्मूला जब हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उस टाइम पे सिखाया हुआ है, यानी ये भी आपके लिए कुछ नया फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। चलो हम ढूंढ लेते हैं I पहले P1 यानी 18 डिवाइड बाय 15 मिडल 100, 18 डिवाइड बाय 15 मिडल 100 इट्स 120। चलो 40 बाय 32, 40 बाय 32 200 इट्स 125, 14 बाय 12, 14 बाय 12 ओह it's a 116.67 and 70 by 50 140। तो ये हो गया आपका I। अब इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। चलो तो सिग्मा W कर देते हैं, इसका टोटल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं। 900 प्लस 1280 प्लस 180 प्लस 1250 3610, ठीक है। ये आपका W हो गया। I के टोटल की हमें कोई जरूर नहीं, हमें चाहिए IW। ये जो नंबर्स आएंगे वो बड़े होंगे क्योंकि फिगर्स जो है वो अलग अलग है। चलो 900 मल्टीप्लाई 120 सो 1,08,000। चलो 1280 125 1,60,000। चलो ये 116 मल्टीप्लाई 180, अच्छा तो 21000.6 और ये वाला 1,75,000, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसका भी टोटल करना है तो GT कर देते क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। इट्स 4,64,000.6। दोस्तों आ रहा है समझ में। चलो अब इसे वैल्यू पुट डाउन कर दो। सिग्मा IW आपके पास है 4,64,000 और ये है 3610। चलो इसे डिवाइड कर देते हैं। So we receive 128.53. So this is your index number friend. चलो इंटरप्रेट करना है तो भाई इंक्रीज कितना हुआ है, व्हाट इज योर इंक्रीज रेट, इंक्रीज हुआ है 28.53%, ठीक है। यानी बेस ईयर की कंपेरिजन में आपने करंट ईयर में कितना इंप्रूवमेंट किया है 28.53%। दोस्तों ये था वेटेज एवरेज मेथड, लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मान लो आपको ऐसा ही सम दिया है तो हाउ कैन यू यूज़ W एंड I मेथड, क्योंकि वी हैव नॉट अ W और I। सो हमें याद रखना है कि W कैसे ढूंढते हैं और I कैसे ढूंढते हैं, और उसके बाद फिर अप्लाई करना है। तो W का याद रखना है, W का मतलब होता है P0 Q0 और I का मतलब होता है सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर P1 बाय P0 मिडल 100, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया है वो जो हमें आगे जाके भी पढ़ना है। हाँ दोस्तों फैमिली बजट मेथड जो है ना, या ये वेटेज एवरेज मेथड है ना, ऐसा नहीं है कि चलो 11th में आया था वेटेज का, 12th में आया तो ख़त्म हो गया।
अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाओगे ना तो ये वेटेड वाला टॉपिक आने वाला है, यानी ये क्लियर करके ही आगे जाना है। दूसरी बात, इंडेक्स नंबर अब करीबन करीबन ख़त्म होने को है। मुझे ऐसे 2 ऐसे सम हैं जो स्पेशली आपको पढ़ाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो सारे सम कर लो जो सम की मेथड्स या उस तरह के सम हमने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। मुझे बताया आप लोगों ने करके रखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स होमवर्क अपना सेंड करते हैं। तो आपको अब मेन क्या करना है, जितने सम हो चुके उसे टिक मार्क कर दो, और अब जो बचे कुचे ना उसे सिर्फ संभाल के रखो, ठीक है। हमें देखना है कि अब कितने सम बाकी है और हम उसमें कितना टाइम ले सकते हैं। करीबन करीबन आपके इंडेक्स समर के अंदर 52 सम है, तो जितने भी सम है उसके हिसाब से सम कैलकुलेट कर दो। जितने सम न्यू है जो लग रहे हैं नहीं भाई ये सम कुछ अलग है, तो वो सम हम लोग अब करेंगे, और हम बहुत जल्दी क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसी उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। तो याद है आपको ये रखना है कि जब भी इंडेक्स नंबर करो, हमारे ये सारे लेक्चर, एक एक लेक्चर हमेशा ध्यान से और शांति से देखो, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है, और ये सारे टॉपिक जो है ना वो काम में भी लेने हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि ये जो मंथ है, अब करीबन ये भी मंथ जून ख़त्म होने वाला है, तो जून के करीबन मिड में तो हम पहुंच ही चुके हैं। उसके बाद मिड बाकी रहेगा, फिर है ना जून, फिर जुलाई आएगा, अगस्त एंड देन सितंबर। यानी शायद नॉर्मल कंडीशन के अंदर सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होती थी फर्स्ट टर्म की, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म की जब एग्ज़ाम मान लो नॉर्मल कंडीशन है और फर्स्ट टर्म थोड़ी लेट हुई, तो फिर भी फर्स्ट टर्म अगर थोड़ी भी लेट हुई, फिर भी आपको यहाँ पे मेहनत करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो, अभी जब आप फ्री बैठे हो, तो पढ़ाई पे बहुत फोकस करो, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन हो, आप एक ऐसा ईयर हो जो बाकी सारे ईयर को समझाएगा कि हमने ऐसे कंडीशन में भी बहुत काम किया था। और मुझे विश्वास है कि जब ये इस ईयर की बैच बाहर निकलेगी और अच्छे परसेंटेज लाकर जाएगी ना, तो कोई भी कंपनी पहले इस ईयर की बैच को ही, यानी कि 2020 के अंदर जिसने 12th पास किया हुआ है, उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है जो शायद आज तक ऐसे किसी ने फेस नहीं किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो हिम्मत रखो और हमेशा मेहनती बनो, ठीक है। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।